हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि अब एग्ज़ाम की कोई भी आपको अनसर्टेनिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको अपनी तैयारी तो जारी रखनी होगी। तो उसी के संदर्भ में ये सीरीज़ हम लेके आए हैं। इसमें अब हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आया करेंगे। जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थियो हीमैन मैनेजमेंट हैज़ 3 डिफरेंट मीनिंग्स विच इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो जो आपके थियो हीमैन है, उन्होंने मैनेजमेंट की 3 डिफरेंट मीनिंग्स बताई थी और उनमें से क्या नहीं है। उन्होंने मैनेजमेंट को एक नाउन के रूप में भी बताया था, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के रूप में भी बताया था और मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में बताया था। जबकि मैनेजमेंट एज अ विजन की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पर उन्होंने नॉट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। उन्होंने मैनेजमेंट एज अ विजन की बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन इज इनएक्यूरेट इन कैलकुलेटिंग एंड ट्रेसिंग सच चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब रीजन को भी पढ़ लीजिए। ए न्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नीडेड टू कैलकुलेट चेंज रेट ज्योमेट्रिक मीन। इनका कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक मीन आपका इनएक्यूरेट रहता है अगर आपको चेंज को आपको ट्रेस करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन को यूज नहीं करोगे, वहाँ आप ज्योमेट्रिक मीन को ही करते हो। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, मतलब सेकंड। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। एन एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक होता है। ये सिंगल फिगर निकल के आता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड होता है, तो वो सिंगल फिगर में आता है। और रिप्रेजेंटेड ए सेट ऑफ डेटा भी होता है। तो यहाँ पर जो आपके फोर्थ ऑप्शन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये आपको याद रखने होंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या बातें होती हैं, ये ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज। दो तरह के एवरेज होते हैं आपके, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। तो जो आपके तीनों तरह के मीन होंगे ना, मीन जो आपके अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ये मैथमेटिकल होते हैं, जबकि पोजिशनल में आपका मीडियन और मोड आते हैं। तो आप आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, ये किसकी हैं। हार्मोनिक मीन की हैं, मोड की हैं, ज्योमेट्रिक मीन की हैं, मीडियन की हैं। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मोस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। तो हार्मोनिक मीन तो आपका इफेक्ट होता है। मोड एक ऐसा है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि अफेक्ट नहीं होता है, ना तो आपके एक्सट्रीम वैल्यू से, और ना ही आप इसको किसी को फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका। और ये आपका इफेक्ट होता है फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग से। तो जो राइट आंसर है वो है आपका बी, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आपको ये कुछ आइटम लिखे गए हैं, आपको बताने कि कौन कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। रेंज भी होता है, इंटर क्वार्टल रेंज भी है, मीन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और लो रेंज कर्व भी है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, दीज ऑल आर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द डिस्पर्जन बाय कैलकुलेटिंग द स्प्रेड विद इन विच द वैल्यू लाई। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू डिफर फ्रॉम द एवरेज। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताता है कि जो वैल्यूज हैं वो आपके मीन से कितनी डेविएट कर रही हैं। तो ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, और जो आपका रीजन कह रहा है, इफ़ द वैल्यूज और डेविएशंस आर डिवाइडेड बाय ए कॉमन फैक्टर, द वैल्यू ऑफ द कॉमन फैक्टर इज यूज इन द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है स्केल के, बल्कि डिपेंडेंट होता है स्केल पे।
अगर आप इसकी वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से, तो जो वैल्यू आएंगी कॉमन फैक्टर की वो आपकी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाएंगी। तो इसलिए दोनों ही जो असर्शन और रीजन है वो आपके करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है अबाउट द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व अभी जैसे बताया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, तो इसमें क्या क्या आपके होते हैं आपको बताना है। ये ग्राफिकल मेजर होता है सबसे पहले, तो ये आपको पता है एस्टिमेट करने के लिए, ये भी ठीक है। लॉरेंज कर्व यूजेज द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन अ क्यूमुलेटिव मैनर टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, ये भी ठीक है। इट इज स्पेशली यूजफुल इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है लॉरेंज कर्व के बारे में। तो जो इसका राइट आंसर वो हो गया वो है आपका नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब इसमें से कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट द लॉरेंज कर्व। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लेके आएंगे आपके लिए। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज कराते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि इंटर क्वार्टर रेंज आपका बेस्ड होता है अपॉन 50% ऑफ द वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, इंटर क्वार्टर रेंज आपका बेस्ड होता है 50% ऑफ द वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता है। जबकि हम बात करें आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स जो Q3 एंड Q1 होते हैं वो आपके कैलकुलेट यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए इंटर क्वार्टर रेंज, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, ये भी ठीक है। हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टर रेंज इज कॉल्ड क्वार्टर डेविएशन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो ऑल आर करेक्ट, ये बिल्कुल आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।